हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द डेरिवेशंस इन आवर चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम डेरिवेशंस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी डेरिवेशंस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, कनेक्टेड मोशन। तो इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशंस वो हैं जो येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइटेड है एंड स्टार मार्क्ड है। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम 1 मार्क में थ्योरम भी आ जाती है एंड उसका प्रूफ भी आ जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कनेक्टेड मोशन, मास एंड पुली सिस्टम के लिए डेरिवेशन। टेंशन निकालनी है रोप में, एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, दोनों चीजें आ जाती हैं निकालने के लिए। एंड जो लास्ट के 3 डेरिवेशन है, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट एंड सर्कुलर मोशन पे 2 डेरिवेशन है, 1 ऑन लेवल रोड एंड बैंक्ड रोड। ये तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन दिखने के लिए आएगी और किसी एक डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल आने वाला है फॉर श्योर। तो ये सारी चीजें एकदम अच्छे से आपको याद करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती क्या है कि इंपल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो कैसे निकाल रहे हैं मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। ठीक है, हमें क्या करना है, dt आप दूसरी साइड लिखो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो यूजिंग सम लिमिट्स। मोमेंटम की लिमिट p1 से p2, टाइम की लिमिट t1 से t2। तो अगर आप dp का इंटीग्रेशन क्या आएगा, p1 से p2 तक, t का इंटीग्रेशन आया dt का इंटीग्रेशन आया t1 से t2 तक। लिमिट रखो, आपके पास आएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल्स टू f t2 माइनस t1। तो ये हो क्या गया, डेल्टा p इज इक्वल्स टू f डेल्टा t। f डेल्टा t मुझे पता है क्या होता है, impulse. So I have proved the impulse momentum theorem कि change in momentum is equal to the impulse imparted by the force. Next, moving on to the horse cart problem. Horse cart problem किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हॉर्स जो कार्ट को पुल कर रहा है वो अपने पैरों से, अपने लेग से फोर्स एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे। इन रिएक्शन ग्राउंड उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन पूरे सिस्टम को आगे पुश करता है। तो एक्सेलरेशन हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सी हमारी कार्ट है, एच हमारा हॉर्स है। कार्ट का एक वेट है नीचे W1, उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है R1। ठीक है, तो जो वेट है कार्ट का वो बैलेंस कर रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन R1। फिर हॉर्स है, हॉर्स का वेट W2 और हॉर्स जो अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है वो किसी एंगल थीटा पे लगा रहा है। इस फोर्स के रिएक्शन में एक रिएक्शन लग रहा है R एक थीटा एंगल पे। R के अब कंपोनेंट्स कर लेंगे, R cos थीटा, R sin थीटा। तो वेट को W2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, R sin थीटा। ठीक है, अब हॉर्स आगे कब चल पाएगा, सिर्फ जब R cos थीटा इस टेंशन से बड़ी हो। तो R cos थीटा अगर टेंशन से बड़ा होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स R cos थीटा माइनस T, जो कि किसके इक्वल होगी, mh इंटू a के। सिमिलरली कार्ट कब आगे मूव कर पाएगी, जब जो टेंशन है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो, जो फ्रिक्शन लग रही है उससे बड़ी हो। ठीक है, तो कार्ट के केस में नेट फोर्स कितनी आ गई, T माइनस है, जो कि किसके इक्वल होगी, mc इंटू a के। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, R cos थीटा माइनस f बाय टोटल मास, कार्ट का मास प्लस हॉर्स का मास। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, मतलब सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कब आगे मूव कर पाएगा, जब R cos थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड हमारी आती है कनेक्टेड मोशन, मास एंड पुली सिस्टम। एक पुली है, पुली से हमने 2 मासेस लटका रखे हैं M1 M2। हमें कुछ रिलेशन दे देंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 भारी ऑब्जेक्ट है तो M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो कैसे रहा है, M1 नीचे आ रहा है जैसे यहाँ पे दिख रहा है और M2 ऊपर जा रहा है। रोप है तो रोप में कुछ टेंशन होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, M1 M2 दोनों की FBD बनानी है, दोनों पे नेट फोर्स इक्वेट करना है, किससे, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो M1 पे जब आप बनाओगे, M1 नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। M2 के केस में M2 ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G नेट फोर्स विच इज इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, T से T कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ गया सिंप्लीफाई करके, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। टेंशन निकालने के लिए क्या करना है, ये एक्सेलरेशन को या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी एक इक्वेशन में, या फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो तो आपका A से A कट जाएगा और टेंशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। यहां से एक न्यूमेरिकल या फिर ये डायरेक्ट डेरिवेशन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। पुली वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं 2 एंगल्स की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जो एंगल बनाए नॉर्मल रिएक्शन के साथ वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इनका रिजल्टेंट जो भी एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो थीटा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। कैसे निकालेंगे, अब आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल है OBC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर अगर आप tan थीटा लिखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया OB। BC किसके इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, OB किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन के। मुझे पता है फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो Fs मैक्स बाय R क्या हो गया, म्यू S, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक
स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा आ गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली एक और एंगल देख रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये वो मिनिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना है जिस पर ऑब्जेक्ट स्लिप होना स्टार्ट हो जाए। अभी एक ऑब्जेक्ट रखा था इंक्लाइंड प्लेन पे, वो नीचे नहीं गिर रहा था। धीरे धीरे आप जैसे एंगल बढ़ाओगे, एक्सपेरिमेंट भी होगा आपके स्कूल में, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे एक मिनिमम एंगल आएगा जिसपे ऑब्जेक्ट खुद से नीचे गिरना चालू हो जाएगा। वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। हम क्या बोल रहे हैं? एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। जस्ट बिगिंस यहाँ पे कीवर्ड है। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। वेट होगा, वेट के कंपोनेंट करने हैं इंक्लाइंड प्लेन में जैसे हमेशा करते हैं, mg sin थीटा mg cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा लिया है क्योंकि थीटा हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बोला है। उसका एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। फिर से क्या करना है? फोर्सेस बैलेंस करना है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos अल्फा को। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? mg sin अल्फा के। दो इक्वेशन आई, दोनों को डिवाइड करो। अगेन क्या आया? fs max by r। ये किसके इक्वल होगा? म्यू के। और ये क्या था? tan अल्फा के इक्वल था क्योंकि sin by cos मिल रहा था। यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि हमने देखा म्यू एस tan अल्फा के भी इक्वल था और tan थीटा के भी। इसका मतलब थीटा और अल्फा आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इन एवरी केस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब तीन सिनेरियोज में वर्क डन निकालना है। कैसे? अगर आप एक रफ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन कैसे निकालते हैं? एफ डॉट एस से। फोर्स इनटू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके इक्वल हुआ? mg के। तो वर्क डन डायरेक्टली क्या आ गया? म्यू के mg, और डिस्प्लेसमेंट हुई थी s, तो s से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर कितनी लगानी पड़ेगी? अगर मान लो t टाइम में v वेलोसिटी से हम चले, t टाइम लगा s डिस्प्लेसमेंट करने में, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इस वर्क को टाइम से डिवाइड करो। वर्क आया था म्यू के mg s, टाइम से डिवाइड करा, s अपॉन t क्या हो जाएगी? v वेलोसिटी। तो पावर कितनी हो गई? म्यू के mg v। तो अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक हमने क्या देखा? अगर हम एक फ्लैट रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं तो वर्क डन कितना करना था। अब हम देख रहे हैं अगर ऊपर लेकर जाना है इंक्लाइंड प्लेन पे तो ऑब्वियसली बात है मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि यहाँ पे कैपिटल एफ से मैंने दिखाई है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर और कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी? उसका वेट होगा mg, उसके कॉम्पोनेंट कर लिए mg sin थीटा mg cos थीटा, और क्योंकि सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा r, एंड क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया है तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिंग उसमें आएगा, अपोजिंग डायरेक्शन में। अब मुझे पता है कि ये जो कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स है इसने जस्ट मोशन स्टार्ट किया है, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड अप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, एक इक्वेशन तो हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा, वो तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है जो हर केस में हम बना रहे हैं। दूसरी इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट, वो क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस f के, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जस्ट मूव करना स्टार्ट किया होगा। अब एफ के कैसे निकालेंगे? हम कहीं पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन या कोई भी फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन से हम निकालते हैं फोर्स। ठीक है, सो म्यू के mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है। अब कॉमन अगर mg कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ गया। सिमिलरली अब हम वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे, बट डाउन नीचे लाने के लिए वर्क डन कब करना पड़ेगा? जब एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल हो, तभी आपको जबरदस्ती ऑब्जेक्ट को खींच के लेके आना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल होगा या एंगल ऑफ रिपोज होगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। तो उस केस में क्या हो रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स F लगानी पड़ रही है ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए, जो यहाँ पे हमें कैपिटल F से दिख रही है। नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg cos थीटा के इक्वल ही होगा। दूसरी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, क्या? F प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू F के। सो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? F के माइनस mg sin थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन म्यू इनटू r क्या था? mg cos थीटा, तो म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। mg कॉमन ले लो, सेम फोर्स आ गई। वर्क डन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन आ गया। अब चौथा केस क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है, प्रॉपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है एंगल ऑफ रिपोज से बहुत बड़ा हो गया है, तो प्रॉपरली वो मोशन करके नीचे आ रहा है, तो उसका हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। स्लाइडिंग क्यों लिखा है? हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहे, खुद ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? थीटा विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। कैसा क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे? r mg cos थीटा mg sin थीटा एंड f के काइनेटिक फ्रिक्शन। नेट फोर्स अब कितनी? अगेन r तो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। नेट फोर्स कितनी होगी? mg sin थीटा
माइनस आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, और नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, एम इंटू ए के। एफ के अगेन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर, आर क्या था एम जी कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, एम जी बाहर आ गया तो आपका ये आ गया फोर्स। अब एम से एम कट जाएगा, एम ए से इक्वेट करना है इसको, एक्सेलरेशन कितना आया, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। हमेशा सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, हमेशा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी सर्कल के सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, हमने देखा है एम वी स्क्वायर बाय आर, अपने लास्ट चैप्टर में देखा था, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, क्यों अराइज हो रहा है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्यों आता है, ड्यू टू, हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पर चलता रहे। तो सर्कुलर मोशन की बॉडी, जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो बॉडी क्या चाहती है, हर पॉइंट पे आप सर्कल के देखोगे वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो लीनियर, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है कि वो अपनी नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को रीगेन करना चाहती है। उसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स, मतलब एक फोर्स अराइज होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमेशा आउटवर्ड और रेडियल, मतलब अलोंग द रेडियस, तो दिस फोर्स इज आउटवर्ड रेडियल, बाहर की तरफ होगी, अलोंग द रेडियस एक्ट कर रही होगी। फॉर्मूला इसका भी एम वी स्क्वायर बाय आर ही होगा। ठीक है, अब चार बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जिनमें से क्वेश्चन आना ही है वो करने जा रहे हैं। पहला, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट जब कोई टर्न आया, साइकिल मोड़ने के लिए जो फ्रिक्शन है साइकिल के टायर और रोड के बीच में, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता, मतलब बहुत छोटी होती है वैल्यू, तो हमें कोई और सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लाने के लिए क्या करता है साइक्लिस्ट लीन करता है टर्न के अंदर की तरफ। जैसे अगर मुझे इस साइड मुड़ना है, राइट साइड पे मुड़ना है, तो मुझे राइट साइड को बेंड करना है, अंदर की साइड बेंड करना है सर्कल के। ठीक है, अंदर की साइड बेंड करने से होगा क्या, जो नॉर्मल रिएक्शन अब लग रहा है वो भी क्योंकि एंगल पे लगेगा, क्योंकि आप बेंड हो गए, तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो हमने बोला एम मास हो गया दोनों का, साइकिल प्लस साइक्लिस्ट, वी हो गई वेलोसिटी वाइल टर्निंग, आर रेडियस, जितने रेडियस का आप चक्कर टर्न मार रहे हो, थीटा हो गया बेंडिंग, कौन सा एंगल है, बेंडिंग विद द वर्टिकल, मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे बेंड कर रहे हो। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी वेट नीचे की तरफ, आर क्योंकि थीटा पे लग रहा था तो आर के कंपोनेंट कर लिया, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट एम जी को, और आर साइन थीटा क्या कर रहा है, एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो तो tan थीटा आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। तो सेफ टर्न के लिए हम क्या बोल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए और रेडियस बड़ा होना चाहिए। This was all about bending of cyclist. Next, circular motion of a car हम दो केसेस में देखेंगे, एक लेवल रोड पे, एक बैंकिंग ऑफ रोड पे, मतलब बैंक्ड रोड पे। लेवल रोड पे क्या बोल रहे हैं, रोड एकदम प्लेन है, ठीक है, लेवल रोड है, उस पे गाड़ी को टर्न मारना है आर रेडियस का, ये सेंटर है, आर रेडियस का टर्न मारना है। हम बोल रहे हैं दो अंदर वाले व्हील्स को एक मान लो और बाहर वाले व्हील्स को एक पार्ट मान लो, तो दो नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं R1 प्लस R2, टोटल नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस R2, वेट हो गया टोटल नीचे mg, दोनों टायर्स पे दो अलग अलग फ्रिक्शन के कॉम्पोनेंट्स लिए F1 और F2। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा, म्यू R1 के इक्वल, F2 क्या हो जाएगा, म्यू R2 के इक्वल। अब यहाँ पर जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है वो तो वेट को बैलेंस कर देगा, R1 प्लस R2 mg के इक्वल हो गया। टोटल फ्रिक्शन जो है F1 प्लस F2, टोटल फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, म्यू R1 प्लस R2 क्या था mg, तो म्यू mg। अब मुझे पता है ताकि ये गाड़ी रोड पर ही रहे, इस सर्कल से बाहर ना निकल जाए, उसके लिए जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से बड़ी हो गई तो ऑब्जेक्ट सर्कल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, म्यू mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, मतलब v स्क्वायर बाय rg इज लेस देन इक्वल टू म्यू, तो v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू rg। इस रिलेशन से मुझे फायदा क्या मिला, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई कि गाड़ी मैक्सिमम कितने वेलोसिटी से टर्न मार सकती है, उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हुई तो स्किड कर जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई सेफ टर्न के लिए, रूट म्यू rg। म्यू निकालने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर बाय rg से। So if the speed exceed v max, car will skid and go off the road in a circle of radius greater than r। ठीक है, तो मतलब उस सर्कल के रेडियस से बाहर निकल जाएगी, स्किड हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सेम चीज हम रिपीट करेंगे अब एक बैंक्ड रोड पे। बैंक्ड रोड या इसको इस डेरिवेशन को बैंकिंग ऑफ रोड भी बोल देते हैं, मतलब आपने जो सड़क थी वो सीधी ना होके एक कोने से सड़क को ऊंचा कर दिया, उठा दिया, तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने रेज कर दिया आउटर एज को कर्व्ड रोड की,
इनर एज के कंपैरिजन में। तो उसको क्या बोला है, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। हम बोल रहे हैं वियर एंड टियर अवॉइड करना है, इसीलिए हमने रोड को उठाया है, ठीक है, ताकि कम काम करना, मतलब कम आपके डैमेज हो टायर्स को। तो उसके लिए क्या करना है, थीटा क्या होगा, पहले तो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग, जितने एंगल पे आपने रोड को बैंक किया है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अगेन एक वेट होगा नीचे की तरफ mg, एक नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के। अब सरफेस क्योंकि ऐसे टेढ़ी होगी थीटा एंगल पे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर लिया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। फ्रिक्शन भी अब क्योंकि टेढ़ा लग रहा है रोड के अलोंग लगेगा, तो फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट कर लिया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब आर कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एफ साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। और जो आपका एफ कॉस थीटा, मतलब अंदर की साइड जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा विल गिव यू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड mg प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। दो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को डिवाइड करो। दोनों को डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन में हर कंपोनेंट को, इसके एलएचएस को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन फाइनली, और म्यू की जगह क्या लिखोगे, एफ मतलब f/r की जगह क्या लिखोगे, म्यू, ठीक है। तो आपके पास एक फाइनल थोड़ा बड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला आ रहा है। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, ऊपर म्यू प्लस टैन थीटा है, नीचे 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अंदर का याद रखना है, आरजी वाला कंपोनेंट आपका सेम है, वहां पे रूट म्यू आरजी आ रहा था, यहाँ पे बस म्यू वाला चीज चेंज हुआ है। तो आरजी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तीन स्पेशल केसेस क्या है, दो स्पेशल केसेस क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो फॉर्मूला देखो सेम बन गया, म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्रिक्शन अगर सेम मतलब नहीं हो तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट वाली चीज हो गई, जहां पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट निल था, बहुत छोटा था, तो tan थीटा v²/rg आ गया। अगर हाइट गिवन हो रोड की और ब्रेड्थ गिवन हो रोड की, तब कैसे निकालेंगे, तो आपका tan थीटा डायरेक्टली h/b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन से भी आप v²/rg यूज करके, अगर एंगल नहीं गिवन हो, सिर्फ हाइट गिवन हो, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। लास्ट डेरिवेशन क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को बांध रखा है किसी थ्रेड से, और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराने के लिए क्या क्या चीजें मिनिमम चाहिए, ये चीज थोड़ी जल्दी देखेंगे। फाइनल फॉर्मूला देख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट पी पे वेट है mg नीचे की तरफ, कंपोनेंट के लिए एक टेंशन होगी, और ये वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन में जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन निकालोगे तो कैसे आएगी, T माइनस mg cos थीटा आपको क्या देगा, अंदर की साइड में जो भी फोर्स नेट फोर्स है वो कितनी होगी, mv²/r के बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो टेंशन क्या आ गई, mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब मुझे क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एक बीच में पॉइंट लेंगे और एक लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है और टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन का हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया। हाईएस्ट पॉइंट पे जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा 180 हो गया, cos 180 -1। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, तो टेंशन आ गई हाईएस्ट पॉइंट पे mvh²/r, vh क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस mg। अब हम बोल रहे हैं एच पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे टी की वैल्यू मिनिमम होगी, टी की वैल्यू मिनिमम होगी, बॉडी विल मूव अलोंग द वर्टिकल सर्कल ओनली व्हेन, अगर टेंशन 0 हो गई तो स्ट्रिंग स्लैप करके सीधा नीचे गिर जाएगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं आएगा। तो मिनिमम जो टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहां से हमें पता लग रहा है VH जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √rg। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे या तो ये हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। सिमिलरली लोवेस्ट और मिड पॉइंट पे, m वाले पॉइंट पे के लिए क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करनी है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व करोगे, हाफ mv² प्लस mgh को इक्वेट करना है, लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेट करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट के लिए हाइट हो जाए, लोवेस्ट के लिए हाइट हो जाएगी 0, हाईएस्ट के लिए 2r, और हाईएस्ट वाली जो वेलोसिटी निकाली है वो रख देनी है। तो वहां से इक्वेट करके एनर्जी कंजर्व करके VL की वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट शुड बी √5gr। सिमिलरली टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम टेंशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg, ठीक है। अब मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, m पॉइंट की। m पर और l पर वापस से एनर्जी कंजर्व करो, फिर से m पॉइंट पे अब हाइट कितनी हो जाएगी, r के बराबर, क्योंकि बीच का पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया है, और लोवेस्ट पे हाइट है 0। सिमिलरली एनर्जी कंजर्व करके वेलोसिटी यहाँ पे आ गई Vm इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr, और टेंशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। तो अब अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो साइड में, ये जो डायग्राम है, बस एक ये डायग्राम याद कर लो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। लोवेस्ट पॉइंट पे VL ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, TL ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg, मतलब 6 mg, 3 mg और 0 मिनिमम, मतलब यहाँ पे आ रही ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेलोसिटी √5gr, √3gr और √gr। दिस इज द, ये जो वैल्यूज है मिनिमम है, मानते हुए कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। आप अगर √5gr की वेलोसिटी से कम की वेलोसिटी से इसको धक्का मारोगे तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा,
ठीक है, कुछ और मतलब ट्रैजेक्टरी इसकी हो जाएगी उस केस में, ठीक है। सो ये 6 वैल्यूज हमें याद रखनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, स्पेशली जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, उसमें स्टिल ये आ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने पूरी सारी डेरिवेशंस एक बार डिस्कस करनी है लॉज ऑफ मोशन की। ये डेरिवेशंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं। In case you have any doubts, you can post your doubts in the comment section below. And to access this PDF, to access this document, you just need to fill a small Google form in the description. So if you found this content helpful, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video.